नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एनसीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जेआईवी आरबीडब्ल्यूएम के मई 2025 में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और उसके आंसर। दोस्तों, यदि मैं पेपर का आपको मैं ओवरऑल ब्यौरा दूं तो दोस्तों कुल मिलाकर 40% क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले आए थे और 60% क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाले आए थे। तो आइए दोस्तों, इस जो ये जो हमारा वीडियो है इसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है जहाँ से सवाल बराबर आ रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता और भी यदि कोई कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ ब्राउन लेवल एटीएम। बहुत अच्छा सवाल है। राइट, ऑप्शन ए कह रहा है कि फुल्ली ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉन बैंकिंग कंपनी। बी कह रहा है कि इट इज़ सेटअप एंड ऑन बाय अ बैंक बट ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी वेंडर। सी कह रहा है कि इट इज़ ऑन बाय अ थर्ड पार्टी वेंडर while the bank provide the branding and connectivity। और डी कह रहा है कि इट इज़ अ मोबाइल एटीएम ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ऑप्शन ए की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ये फुल्ली ऑन और ऑपरेट हो रहा है नॉन बैंकिंग कंपनी के द्वारा। क्या लगता है दोस्तों आपको? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ऑप्शन? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कह रहा है कि इट इज़ फुल्ली ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ नॉन बैंकिंग कंपनी। तो देखिए, यदि नॉन बैंक जो है वो फुल्ली ऑन करेगी और एटीएम रन करेगी तो वो एक बैंक के ब्रांड को कैरी नहीं करेगी, राइट, और ना ही और जो है बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट करेगी जिस तरह से कस्टमर एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये गलत है। फिर बी कह रहा है कि इट इज़ सेटअप एंड ऑन्ड बाय अ बैंक बट ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी वेंडर। तो ये अपोजिट है ब्राउन लेवल के आइडिया का, राइट। यहाँ पे बैंक जो है ना मशीन बैंक खरीदती है, राइट। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि बैंक वुड स्टिल ऑन द मशीन, तो ये भी गलत है। सी कह रहा है कि थर्ड पार्टी वेंडर ऑन द एटीएम एंड बैंक प्रोवाइड द ब्रांडिंग एंड कनेक्टिविटी। यानी थर्ड पार्टी वेंडर जो है वो खरीदते हैं इसे और जो बैंक है वो ब्रांडिंग और कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ये सही बात है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सिंपल सा चीज़ है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना वो मशीन रखते हैं, राइट, और मेंटेन करते हैं, जबकि बैंक अपना एटीएम पे नाम डालती है और उसको बैंक के नेटवर्क से कनेक्ट करती है ताकि कस्टमर अपने कार्ड्स को यूज कर सकें। तो देखिए, मेंटेन करने का काम है थर्ड पार्टी वेंडर का, और जो जो कनेक्टिविटी है, जो ब्रांडिंग है, वो बैंक का होता है। और ऑप्शन डी की बात कर लें तो कह रहा है कि इट इज़ अ मोबाइल एटीएम ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो साफ गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई मोबाइल एटीएम रन ही नहीं करती। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि एक फ्रेंचाइजी शॉप की तरह। यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक आप इसको एक फ्रेंचाइजी समझते हैं ना, आप इसको एक फ्रेंचाइजी शॉप की तरह सोच सकते हैं, राइट। तो ये जो शॉप का जो ऑनर है जिसको हम लोग वेंडर बोलते हैं, शॉप के ऑनर को ही तो वेंडर बोलते हैं ना। तो जो वेंडर है वो शॉप खरीदता है, लेकिन जो बड़ा ब्रांड होता है उसके साइन बोर्ड पे वो बैंक का होता है, और उसकी जो सिस्टम है वो बैंक की सिस्टम है, वो कस्टमर को ट्रस्ट करवाती है, उसको यूज़ करवाती है। तो यही आइडिया हमारा ब्राउन लेवल एटीएम का है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ब्राउन लेवल को, कि ब्राउन मतलब कि एक बॉक्स हो गया जो कि कोई और ख़रीदा हुआ है लेकिन बैंक का लोगो है, राइट। वेंडर ऑन्ड है, बैंक ब्रांडेड है। बस दो बार याद रखिए, वेंडर ऑन्ड मतलब वो बॉक्स कौन खरीदा हुआ है, वेंडर नहीं खरीदा हुआ है, और ब्रांडिंग किसका है, बैंक ब्रांडेड, ठीक है। वेंडर ऑन बैंक ब्रांडेड, बस इतना याद रख लीजिए तो आपको ये ब्राउन लेवल एटीएम क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वाइट लेवल एटीएम क्या है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसको देख लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। अगला सवाल एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, सवाल ये कर रहा है कि एक आदमी है जिसने घर खरीदा है ये पहले साल में 25 लाख रुपए में। 25 लाख में इसने घर खरीदा। जिस वक्त कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो था 113 था। उसने घर को कुछ सालों बाद बेच दिया 50 लाख में, जब CII था 280। तो आपसे पूछ रहा है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैपिटल गेन कैलकुलेशन के लिए कितना होगा। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 25 लाख, 62 लाख, 61 लाख, 94,000 और 50 लाख। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो ये कह रहा है 25 लाख। तो ये हमारा 25 लाख को ज़रा देखिए, ये तो हमारा ओरिजिनल परचेज प्राइस ही तो 25 लाख है, ठीक है ना। हमने खरीदा कितना में था, 25 लाख में खरीदा था, ठीक है। कोई इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट हुआ क्या ऑप्शन ए में? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसको बोलते हैं LTCG, बोलते हैं ना LTCG, ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, कुछ सालों बाद लिख रहा है। तो LTCG में दोस्तों इन्फ्लेशन का तो एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, राइट। तो यहाँ पे हम जो है कॉस्ट को इंडेक्स ज़रूर करना है, हमें कॉस्ट को इंडेक्स करना है, लेकिन हमने ऑप्शन ए में किया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो क्या है, गलत है। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ें। ये कह रहा है 62 लाख। चलिए इंडेक्स फिगर के क्लोज है,
ठीक है, राउंडेड वैल्यू की तरह, लेकिन ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? एक मैंने ट्रिक भी बताया था कि यदि आपको इंडेक्स कॉस्ट निकालना हो, इसको हम आईसी कहते हैं, इंडेक्स कॉस्ट निकालना हो, तो आप पहले प्राइस लिख दीजिए नंबरेटर में, ओरिजिनल प्राइस को लिख दीजिए। उसके बाद जो है ना CII से मल्टीप्लाई कर दीजिए। CII वो नंबरेटर में भी रहेगा और CII डिनोमिनेटर में भी रहेगा, लेकिन जो नंबरेटर वाला CII रहेगा वो सेल ईयर का रहेगा। कौन सी ईयर का रहेगा? सेल ईयर का। और डिनोमिनेटर वाला जो CII रहेगा वो परचेज ईयर का रहेगा। समझे? दो चीज़ ध्यान रखनी है। तो आईसी यदि निकालना हो, इंडेक्स कॉस्ट निकालना हो, तो प्राइस को CII के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाला CII सेल वाली ईयर का, नीचे वाला CII परचेज वाली ईयर का। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बताइए हमारा परचेज प्राइस कितना है? तो 25 लाख है। ठीक है, 25 लाख हमने लिख दिया। उसके बाद CII बताइए परचेज ईयर का कितना है? तो ये जो 113 दिया हुआ है ये परचेज ईयर का ही तो दिया हुआ है, तो 113 को हम लोग नंबरेटर में लिख देंगे। और देखिए हमारा जो ये एक तो परचेज ईयर 113 हो गया, और हमारा जो सॉरी सेल ईयर, मैं गलत बता रहा हूँ, इसको मैं सही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले आप 25 लाख लिख देंगे, इसको मैं 25 लाख ही लिखता हूँ। सेल ईयर का CII, सेल ईयर कौन सा है? यहाँ देखिए लिखा है 50 लाख पे इसने बेचा जब CII 280 था, तो 280 ले लेंगे। और परचेज ईयर का CII 113 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 25 लाख मल्टीप्लाइड बाय अप्रॉक्सीमेट, इसका वैल्यू आपको 2.477 मिलेगा। 2.477 जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 61,91,94,690। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ ठीक सही तरीके से, 61,94,690 ये वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी को मैच कर रहा है ना, यही सही जवाब है। इसको ऐसे सोचिए आप, जैसे मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल फ़ोन 10 साल पहले ख़रीदा था 10,000 रुपये में, लेकिन आज जो है, ठीक है ना, आज क्या होगा, 10,000 का दाम कम हो जाएगा। तो फेयर कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं कि पुराने 10,000 को इन्फ्लेट कर देते हैं आज के वैल्यू से। वैसा ही प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। तो जो CII है ना वो हमारा क्या है, वो हमारा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है। जो हमारा CII होता है वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। आप यहाँ पे देखिए सेल प्राइस क्या है, हमारा 50 लाख का सेल प्राइस है, लेकिन जो इंडेक्स कॉस्ट निकला है वो कितना निकला है, हमारा 61,94,000 का निकला है। तो मतलब यह हुआ कि हमें हमारा नोशनल लॉस कितना हो गया, सोचिए ना आप, हमारा जो है नोशनल लॉस कितना हो गया, माइनस कर दीजिए 61,94,690। अगला सवाल पूछ सकता है कि लॉस बता दो, माइनस 50 लाख। जब माइनस करेंगे ना तो आपको मिलेगा 11,94,000। मतलब कि आपको कहा जाए तो कुल मिलाकर जो लॉस हुआ है वो 11.94 लाख का हुआ है टैक्स पर्पज़ के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है यहाँ, एक लॉस है जिसको आप जो है टैक्स रूल से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको याद रखेंगे। जब भी आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना हो तो ओल्ड प्राइस ले लेंगे, पहले क्या ले लेंगे, ओल्ड प्राइस। इसको गुना कर देंगे किससे, न्यू CII से, और डिवाइड कर देंगे ओल्ड CII से। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय न्यू CII डिवाइडेड बाय ओल्ड CII। तो याद रखिएगा इंडेक्स ऑफ द ओल्ड प्राइस टू द करंट लेवल, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला से हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे। और यदि आपको पता होना चाहिए कि जब आपका इंडेक्स कॉस्ट है वो यदि सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में है, तो उस केस में आपका एक लॉस हो रहा है। क्योंकि आप देखिए ना, जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो खर्चा आ रहा है वो 61,94,000 का आ रहा है, हमने उसे बेच दिया 85 लाख में, तो 11 लाख का तो लॉस हो गया ना दोस्तों। तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि इस प्रकार से सिंपल भाषा में सभी चीज़ों को समझें, इंटायर थ्योरी को समझें आसान भाषा में, तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट, 8292857381, या डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो ऐप है JIV and CIV मेड सिंपल, उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर तैयार हैं हम लोग, बढ़े हैं अगले सवाल की ओर। वही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है दोस्तों। हमारे पास 6 से 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप देख सकते हैं कि उस सेट में किस प्रकार के सवाल बराबर एग्जामिनेशन में आए हैं। बहुत ही हेल्पफुल सेट है जो कि हमारे कोर्स के अंदर ऐप आपको मिलता है। देखिए एक और न्यूमेरिकल सवाल आया था एग्जामिनेशन में, आइए इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कि दोस्तों कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसका जो कि प्रॉपर्टी लास्ट 25 ईयर, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी जो है इनकम जनरेट करेगी 25 साल तक, ठीक है। और ओरिजिनल कैपिटल दे रखा है 15 लाख। फिर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 5%। सिंकिंग फंड फैक्टर, इसको शॉर्ट में SFF बोलते हैं, ये आपको टेबल से दिया रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि सिंकिंग फंड फैक्टर जो है 5% पे 0.021 है, ठीक है। और जो इनकम यील्डिंग पीरियड है जिसको हम लोग YP बोलते हैं 25 साल के लिए, वो इन्होंने दे रखा है 8.27। अब प्रॉपर्टी जो है ना 8 लाख रुपये एनुअली कमा रहा है,
ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी अर्न 8 लाख रुपीज़ एनुअली, ठीक है, 8 लाख रुपया प्रॉपर्टी कमा रहा है। तो व्हाट आर द एनुअल सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट, सवाल क्या कर रहा है कि व्हाट इज़ द एनुअल सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट राइट टू रिकवर द ओरिजिनल कैपिटल एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपकी मैकमिलन बुक में साफ साफ दिया हुआ है और इसको मैंने अपने वीडियो सेशन में एक्सप्लेन भी किया है। तो ऑप्शन देखिए आपके सामने, मतलब बहुत अच्छा सवाल था ये, 2 नंबर का आया था। चलिए तो ऑप्शन नंबर वाइज बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है कि 3,15,000 सिंकिंग फंड का है और 66,66,16,000 जो है कैपिटलाइज वैल्यू है। तो दोस्तों यदि ये जो है ना ये लार्ज सिंकिंग फंड नंबर को लार्ज कैपिटलाइज वैल्यू से मिक्स कर रहा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है, क्या इसमें कंसेप्ट है थोड़ा समझते हैं दोस्तों। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट द एस एफ एफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एस एफ एफ जो इन्होंने दे रखा है 0.021 दिया हुआ है, ठीक है, और उसको यूज करके आप एनुअल सिंकिंग फंड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आप पहले 15 लाख लिख दीजिए और उसको गुना कर दीजिए 0.021 से, तो कितना वैल्यू मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 31,500, यू विल गेट 31,500, ठीक है ना। लेकिन जो आंसर इन्होंने दे रखा है 3,15,000 दे रखा है। अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है दोस्तों कि 0.021 नहीं होगा, एक्चुअली ये 0.21 होगा, ये गलती से यहाँ पे 0.021 हमने लिख दिया है, इसको मैं सही कर देता हूँ, दिस इज़ रॉन्ग, इट इज़ 0.21। अब आप देखिए 15 लाख को जब आप 0.21 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इफ़ यू मल्टीप्लाई 15/0.21 तब आपको मिलेगा कितना, 3,15,000, ठीक है ना, 3,15,000 ये हमारा मिलेगा। दिस विल बी द सिंकिंग फंड, एनुअल सिंकिंग फंड, ठीक है, एनुअल सिंकिंग फंड एसएफएफ के माध्यम से आप, तो ये देखिए 3 ऑप्शन में है ये चीज़। अच्छा उसके बाद देखिए यदि 0.021 लेंगे तो हमको 31,000, ये 31,500 मिल रहा है। और कैपिटलाइज वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय एनुअल इनकम, वाई मल्टीप्लाइड बाय एनुअल इनकम। एनुअल इनकम कितना दिया हुआ है, एनुअल इनकम 8 लाख दिया हुआ है, तो 8 लाख को गुना कर दीजिए वाई से 8.27 से, तो लगभग कितना मिलेगा, 66,000 16,000 मिलेगा। तो देखिए डी नंबर सही है, ठीक है। 0.021 यदि हम लेते हैं ना तो 31,500 हमारा आता है एनुअल सिंकिंग फंड और 66,000 16,000 आता है हमारा कैपिटलाइज वैल्यू, समझे। तो दोस्तों सिंकिंग फंड जो है ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। इसको ऐसे सोचिए आप कि सिंकिंग फंड को सोचिए कि सेविंग, आप एक मशीन को रिप्लेस करने के लिए कितना सेविंग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है, आप जानते ही हैं कि मशीन डेप्रिसिएटिंग एसेट है, डेप्रिसिएट होगा, तो आपको पता है कि चलो 5 साल बाद जो है वो डेप्रिसिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी 5 साल का ही बात हो रहा है, ठीक है, 5 साल बाद डेप्रिसिएट हो रहा है, यहाँ 25 साल का है ना। तो वो 25 साल में डेप्रिसिएट हो जाएगा और आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ फंड अभी से जमा कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मशीन का जो दाम है वो 15 लाख का है, लिखा है ना 15 लाख का, और 25 साल तक चलेगा। तो आप क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड ईयरली अमाउंट जो है अलग से जमा कर रहे हैं, जिसको हम लोग सिंकिंग फंड बोलते हैं, ताकि जो 25 साल जैसे पूरेगा ना तो आपके पास 15 लाख फिर से आ जाए एक नया खरीदने के लिए, समझे। यही होता है एनुअल सिंकिंग फंड, मतलब साल में कितना जमा करेंगे, समझे। तो 31,500 जमा करेंगे ना तो 25 साल बाद जो है आपको फिर से 15 लाख हो जाएगा। इसके लिए बहुत सिंपल सा यही करना है कि आप ओरिजिनल कैपिटल को ले लीजिए और जो सिंकिंग फंड टेबल से दिया होगा उससे गुना कर दीजिए, समझे। तो डायरेक्टली आपको ये दे देगा कि महीने आपको साल में कितना जमा करना है, समझ में आप। अच्छा एक और चीज़ पूछा है यहाँ पे कि कैपिटलाइज वैल्यू। अब देखिए कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी से आपको देखिए ना लिखा है कि प्रॉपर्टी कमा के कितना दे रहा है आपको, 8 लाख रुपया दे रहा है ना कमा के। तो प्रॉपर्टी 8 लाख रुपया मान लीजिए कि अपने यूजेबल लाइफ तक पे कर रहा है, प्रॉपर्टी दे रहा है आपको, तो कितना आज कोई पे करे उस इनकम स्ट्रीम को खरीदने के लिए, समझे। सो इफ द प्रॉपर्टी पे 8 लाख एवरी ईयर फॉर इट यूजेबल लाइफ, हाउ मच वुड समवन पे टुडे टू बाय दैट इनकम स्ट्रीम। तो एक तरह का इनकम ही तो है ना, इनकम 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख, आपको 25 साल तक 8 लाख मिल रहा है, एक तरह का इनकम स्ट्रीम। मतलब आज आप कितना पे करेंगे ताकि आपको वो 8 लाख मिलता रहे, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। कैसे निकालेंगे ये, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे वाईपी दिया रहेगा, इनकम यील्डिंग पीरियड दिया रहेगा, समझे। तो देखिए बस 2 फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला फॉर्मूला ये कि सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपिटल इंटू एसएफएफ, समझे, तो ये तो याद रख लेंगे। अच्छा दूसरा फॉर्मूला ये भी याद कर लीजिए, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एनुअल इनकम इंटू वाईपी, समझे। तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों 2 चीज़ हमने सीखे यहाँ से कि सिंकिंग फंड फैक्टर क्या होता है,
तो आप सिंकिंग फंड फैक्टर को ओरिजिनल कॉस्ट से गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा, और वाईपी को एनुअल इनकम से गुना करेंगे तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू मिल जाएगा। बस ये दो चीज़ याद रखेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यदि चीज़ें समझ में आ रही हूँ, आपके लिए मैं बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से जेईई के अच्छे अच्छे कंटेंट, इंपॉर्टेंट कंटेंट, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर। आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। क्या कह रहा है कि राहुल जो है 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स विदेश में परस्यू करना चाह रहा है, उसके लिए प्लान कर रहा है, जिसका खर्चा है 28 लाख का। अब देखिए 28 लाख का जो ब्रेकडाउन है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें उसको ट्यूशन देना है, ट्यूशन फ़ी 15 लाख का है, एयर फेयर 0.8 लाख का है, मतलब कि 80 हज़ार है, हॉस्टल फीस 4.2 लाख का है, कॉशन डिपॉजिट 2 लाख का है, बुक एंड इक्विपमेंट 3 लाख का है सॉरी फ्रेंड्स, कंप्यूटर एंड अदर इक्विपमेंट 2 लाख का है, मिसलेनियस एक्सपेंस 1 लाख का है। तो मैक्सिमम एलिजिबल अमाउंट फॉर कॉशन डिपॉजिट क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 2 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000। अब थोड़ा रूल को समझिए। रूल ये कहता है कि बहुत सारी बैंक जो है ना, कॉशन डिपॉजिट जो अलाउ करती है वो कितना अलाउ करती है? 10% अलाउ करती है। किसका 10%? 10% ट्यूशन फ़ी का। समझे, ट्यूशन फ़ी का 10% कॉशन डिपॉजिट अलाउ करती है। तो यहाँ पे आप बताइए ट्यूशन फ़ी है कितना? जरा देखिए तो, ट्यूशन फ़ी 15 लाख नहीं दिया हुआ है जी, तो 15 लाख को ले लेंगे और इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा? 15 लाख का 10% कितना मिलेगा जी? 1,50,000 मिलेगा। समझे, 1,50,000 मिलेगा। चलिए तो अब जरा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ने कह रहा है 2 लाख। 2 लाख तो एक्चुअल डिपॉजिट जो राहुल ने पे किया है। देखिए ना, 2 लाख जो है ये तो एक्चुअल कॉशन डिपॉजिट है जो राहुल ने पे किया है, लेकिन बैंक जो है इसको 10% ट्यूशन फी का 10% पे कैप करते हैं। 2 लाख तो ज़्यादा है, तो 2 लाख तो होगा नहीं। चलिए बी को देखिए, 1.5 लाख। हाँ यही सही है। ट्यूशन फी का देखिए ना 10% है कि नहीं, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। और ऑप्शन सी को देखिए 1 लाख कर रहा है, ये तो लोअर है, अलॉट लिमिट से कम है। ये एलिजिबल तब होता यदि सारे स्टूडेंट, इट वुड बी एलिजिबल इफ़ दैट ऑल द स्टूडेंट क्लेम बट इज़ नॉट द मैक्सिमम अलॉट। अच्छा, आपसे मैक्सिमम देखिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इन्होंने, मैक्सिमम। मैक्सिमम एलिजिबल कितना है? तो जो हम 10% बोल रहे हैं ना बार बार, वो मैक्सिमम है। ठीक है। और डी की बात कर लें 50,000, तो ये तो बहुत कम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1,50,000। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम 15 लाख जो हमारा ट्यूशन फ़ी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ट्यूशन फ़ी 15 लाख है, इसका 10% ही जो होता है, ठीक है ना, वो कॉशन डिपॉजिट होता है, मैक्सिमम अमाउंट। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्यूशन फ़ी है, आपका ट्यूशन फ़ी 10 लाख का है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका जो ट्यूशन फ़ी है वो 10 लाख का है। ठीक है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख नहीं हो जाएगा। तो यदि आपका जो हॉस्टल है वो बोल रहा है कि 90,000 डिपॉजिट दो, तो बैंक जो है पूरा 90,000 एक्सेप्ट कर लेगी। क्यों? क्योंकि ये 10% से कम है। समझे, तो मैक्सिमम कितना बैंक नॉर्म के अनुसार कॉशन डिपॉजिट एक्सेप्ट होगा? तो मान लीजिए कि आपका जो हॉस्टल बोल रहा है कि चलो 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 हमको 90,000 का कॉशन डिपॉजिट दो, तो बैंक एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है हम दे देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि यही डिपॉजिट, मान लीजिए जो हॉस्टल मांग रहा है वो 1.5 लाख का हो, तब बैंक बोलेगी कि नहीं, बैंक जो है हम नहीं एक्सेप्ट, बैंक बोलेगी हम 1.5 लाख नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम कितना एक्सेप्ट करेंगे? मैक्सिमम 1 लाख। तो इसको याद रख लीजिए कि 10% ऑफ ट्यूशन इज इक्वल टू कॉशन। समझे, कॉशन कैप। तो हमेशा ट्यूशन का 10% निकाल लीजिए और कंपेयर कर दीजिए क्लेम डिपॉजिट से। यहाँ पे देखिए क्लेम डिपॉजिट कितना है? क्लेम डिपॉजिट है 2 लाख, ठीक है ना। इन्होंने हॉस्टल ने क्लेम किया है 2 लाख का, और दे कितना सकता है? 1.5 लाख, तो मिलेगा ही नहीं। समझे ना। तो याद रखिएगा जो बैंक का जो कैप है, बैंक का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ट्यूशन फ़ी का 10%। और यदि एलिजिबिलिटी की बात कर लें, यदि एक चीज़ याद रखिएगा कि एलिजिबल की बात कर लें तो जो मिनिमम होगा, ठीक है, ये किसका मिनिमम? जो हमारा एक्चुअल डिपॉजिट है उसका मिनिमम वो ले लीजिए, या ट्यूशन फ़ी का 10% ले लीजिए, दो भी मिनिमम आएगा वो होगा। जैसे यहाँ पे आपने 10% निकाला, 1.5 लाख है, समझे ना, तो वही हमारा आंसर होगा, 2 लाख नहीं होगा। याद रहेगा ना ये चीज़। चलिए इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी देखते हैं। ये हमारा केस स्टडी है एजुकेशन लोन पे। अब सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम एलिजिबल कंबाइंड अमाउंट फॉर बुक, कंप्यूटर एंड मिसलिनियस एक्सपेंस। ऑप्शन है 6 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख। अब पहले बैंक का रूल मैं आपको बता देता हूँ। बैंक का रूल क्या कहता है कि बहुत सारे बैंक ना कंबाइंड जो क्लेम होता है बुक का, कंप्यूटर का, मिसलिनियस एक्सपेंस का, इस पर कैप डाल देते हैं और वो बोलते हैं कि ट्यूशन फ़ी का जो है 20% से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। समझे। तो आपका ट्यूशन फ़ी कितना है? फिर से आ जाइए क्वेश्चन पे। ट्यूशन फ़ी जो दिया हुआ है 15 लाख दिया हुआ है, 15 लाख का 20% कितना हो जाएगा जी, बताइए ना। 15 लाख का 20% 3 लाख नहीं हो जाएगा? तो 3 लाख हो जाएगा। ऑप्शन को देखिए 6 लाख का रहा है पहला, तो ये तो डबल है परमिटेड कैप से, ये नहीं होगा। बी को देखिए 3 लाख है, हाँ ये सही बात है। सी को देखिए 5 लाख है, ये भी ज़्यादा है। और डी को देखिए 2 लाख है, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये तो कैप से कम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3 लाख।
तो जैसे मान लीजिए कि आपका जो बुक का कॉस्ट है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए जो किताब आप लिए हैं इसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 1.2 लाख आ रहा है, ठीक है। आपने लैपटॉप लिया, इसका दाम मान लीजिए 1.5 लाख है, ठीक है। और आपका जो मिसलेनियस खर्चा है वो मान लीजिए 50,000 का है। सबको जोड़ जाड़ के ना 3.2 लाख आ रहा है। कितना आ रहा है? 3.2 लाख। तो बैंक केवल 3 लाख ही अलाउ करेगी, जो कि मैक्सिमम है, समझे। 3.2 लाख नहीं अलाउ करेगी। तो मैक्सिमम एलिजिबल जो बैंक अलाउ करेगी वो है 3 लाख। तो याद रखिएगा जो कैप रखा गया है वो ट्यूशन फी का 20% होता है। चलिए ये भी याद रहेगा आपको। अब देखिए अगला सवाल है इसी के स्टडी का, व्हाट इज़ द टोटल एलिजिबल लोन अमाउंट बिफोर अप्लाइंग द मार्जिन। बहुत अच्छा सवाल है। मार्जिन आपने कभी सोचा है कि कैसे बैंक आपका एजुकेशन लोन कैलकुलेट करती है? तो यही तो है यही ऑप्शन। देखिए आप देखिए खर्चा क्या क्या है, पहले एक बार खर्चा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपका एजुकेशन लोन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, पहले खर्चा देख लीजिए। ट्यूशन फी है 15 लाख, हॉस्टल फी है 4.2 लाख, ठीक है। फिर एयर फेयर है 0.4 लाख, कॉशन डिपॉजिट है 2 लाख का। कॉशन डिपॉजिट 2 लाख नहीं लेगा, हाँ 2 लाख मत सोचिए, 1.5 लाख ही लेगा, समझे। और बुक और इक्विपमेंट में कितना लेगा? 3 लाख। चलिए ये सब के सब खर्चे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए 3 तो 5 1 6, ओके। तो यहाँ पे सब जोड़ जाते, देखिए यहाँ भी फिर वही बात है, ये जो लिख दिया ना 3 2 1, इतना तो लेगा नहीं। बुक इक्विपमेंट कंप्यूटर मिसलेनियस सब मिला के जो है मैक्सिमम 3 लाख ही बैंक देगी। अब एक क्लेम्ड अमाउंट अलग चीज़ होता है, लेकिन जो बैंक देगी वो इतना ही है, समझे। अब आपसे पूछ रहा है कि ना सारे बैंक का रूल क्या कहता है कि जितने भी एलिजिबल एक्सपेंस है सबको जोड़ दीजिए, बस मिसलेनियस को मत लीजिए, ठीक है। सबको जोड़िए ना, तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट में देखिए जोड़ के दिखाता हूँ। पहले 15 लाख ले लीजिए ट्यूशन फी, ठीक है, उसमें ये जोड़ दीजिए, उसमें आप 40,000 जोड़ दीजिए। 40,000 कहाँ से आया? अच्छा एयर फेयर जो है, अच्छा उसमें भी आधा ही लेना होता है, 40 लाख, 40,000 जोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप 1.5 लाख जोड़ दीजिए। 1.5 लाख कहाँ से आया? कॉशन डिपॉजिट 2 लाख को देगा नहीं, 1.5 लाख ही मैक्सिमम है। और बुक इक्विपमेंट कंप्यूटर से मिला के 3 लाख जोड़ दीजिए, समझे। तो जोड़ जाड़ के आपको कितना मिलेगा? 24,10,000 मिलेगा। इफ़ यू ऐड ऑल ऑफ देम यू विल गेट 24,10,000, समझे। तो यही हमारा सही जवाब है, 24,10,000। चलिए एक और सवाल है, ये तो हमने निकाला कि मैक्सिमम जो है लोन कितना मिल सकता है, टोटल एलिजिबल अमाउंट, है ना, मार्जिन अप्लाई करने से पहले। अब इसी का पार्ट है कि मान लो कोई मार्जिन 15% है तो लोन अमाउंट सैंक्शन कितना होगा। तो बैंक क्या करती है ना, बैंक बोलती है कि स्टूडेंट को कि तुम 15% मार्जिन तो तुम कंट्रीब्यूट करो अपने फंड से, और बाकी 85% मैं करूँगा। तो इस 24,10,000 का आप क्या कीजिए कि 85% निकाल लीजिए, तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वही आंसर होगा। तो जो वैल्यू मिलेगा कितना पता है? 20,48,500, समझे। तो बैंक कितना फाइनेंस करेगी? तो दोस्तों याद रखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका एलिजिबल लोन है 1 लाख का और बैंक 15% मार्जिन बोल रही है, तो आप 15,000 अपने फंड से दीजिए और बाकी जो है 85,000 बैंक सेंक्शन करेगी, समझे। तो याद रखिए इसका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने का, कि जो टोटल एलिजिबल जब भी आपको निकालने बोले ना टोटल एलिजिबल, तो उसको क्या कीजिएगा कि जो आपका कैप्ड एक्सपेंस है, कैप्ड एक्सपेंस, जैसे कि आपने देखा ना दोस्तों कि पहले मैंने आपको कॉशन डिपॉजिट बताया था, तो आप बोला था ना कि 10% होता है हमारा ट्यूशन फी का, कैप डाल दिया बैंक ने, इससे ज़्यादा तो हम देंगे ही नहीं, तुम चाहे हॉस्टल से कितना भी क्यों ना लिखवा लो, ठीक है। अच्छा दूसरा कैप कहाँ डाला? दूसरा कैप बैंक ने डाला जब हमने मिसलेनियस एक्सपेंस, ट्यूशन फी, मिसलेनियस एक्सपेंस, बुक्स और कंप्यूटर, ये सब को जोड़ जाड़ के बोला कि हम जो मैक्सिमम 20% देंगे, तुम चाहे कितना भी लिखवा लो। तो सब कैप वाले को जोड़ दीजिए, ठीक है, सब तब जोड़ दीजिएगा ना, वही एलिजिबल अमाउंट होता है, समझे। और बैंक जो सैंक्शन करेगी ना, मार्जिन आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 15% मार्जिन है तो उसका 85% ही बैंक सैंक्शन करेगी। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? चलिए वेरी गुड, याद हो गया आपको चीज़ें। यही तो फ़ायदा होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने से, आपको पता चलता है कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। अब आप पूछेगा कि आप क्यों नहीं बनाएंगे, आप निश्चित रूप से बनाएंगे। आइए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। दोस्तों सवाल में ये कह रहा है कि एक स्मॉल बैंक है जो कि केवल एक स्टेट में ऑपरेट हो रही है, इसके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, क्रेडिट कार्ड के, होम लोन के, व्हीकल लोन के। तो इनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, होम लोन, क्रेडिट कार्ड, व्हीकल लोन। तो सवाल है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मॉडल जो है बैंक फॉलो कर रही है, SBU, इंटीग्रेटेड, डिपार्टमेंटल और रीजनल। चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। SBU क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी बैंकें जो होती हैं, बिग बैंक, जो बड़ी बड़ी बैंकें होती है ना, या बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती हैं वो यूज करती हैं। तो इनमें क्या होता है कि प्रत्येक यूनिट, यानी जितने यूनिट होते हैं वो जो है, जैसे मान लीजिए एक रिटेल बैंकिंग यूनिट हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग यूनिट हो गया, ठीक है, या इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब के सब यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर है। लेकिन जो हमारा यहाँ छोटा सा बैंक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्मॉल बैंक लिखा है ना,
ये जो है इस ऐसे ऑपरेट हो नहीं रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इंटीग्रेटेड मॉडल में क्या होता है कि एक बैंक है जो कि सारे फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर कर रही है एक छत के अंदर, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सब कुछ ऑफर कर रही है। लेकिन जो हमारा छोटा सा सिंगल स्टेट बैंक है, ये तो इस मॉडल के लिए बहुत छोटा है। ठीक है, डिपार्टमेंटल मॉडल की बात कर लें, ये सही जवाब है। समझे, देखिए हो क्या रहा है कि एक रीजन में है ना, ये अपने काम को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लिया है। क्रेडिट कार्ड का अलग है, होम लोन का अलग है। तो ये डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर नहीं है, ये जो है बैंक के ओवरऑल ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। यही हमारा सही जवाब है। और ऑप्शन डी कर रहा है रीजनल मॉडल। तो ये मतलब कि ऑपरेशन को ज्योग्राफी वाइज डिवाइड करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो चूँकि हमारा बैंक एक ही स्टेट में ऑपरेट हो रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ऐसे समझिए, एक छोटा सा दुकान है, इसके पास अलग अलग काउंटर्स हैं। एक काउंटर है क्लॉथ का, एक काउंटर है शूज़ का, एक काउंटर है एसेसरीज़ का। सारे काउंटर जो है एक ही शॉप को सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट रन नहीं कर रहे हैं। यही होता है डिपार्टमेंटल मॉडल। समझे, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्वेश्चन से क्या सीखा। हमने क्वेश्चन से यह सीखा कि जब भी छोटा बैंक हो प्लस एक स्टेट में काम कर रहा हो, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, प्लस जब भी वो एक डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल अप्रोच। तो डिपार्टमेंटल अप्रोच छोटा बैंक, सिंगल रीजन, डिपार्टमेंट बाय फंक्शन। एसबीयू क्या होता है, बड़ा बैंक, इंडिपेंडेंट प्रॉफिट सेंटर। इंटीग्रेटेड या रीजनल मॉडल क्या होता है, लार्ज या मल्टी सर्विस बैंक, स्मॉल बैंक के लिए नहीं होता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अब देखिए सवाल ये कर रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम, ये सब एक्सप्लेनेशन है। देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड ऑन अ क्रेडिट कार्ड कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड। ऑप्शन ए कर रहा है कि डे बिटवीन द ड्यू डेट एंड ट्रांजेक्शन डेट, डे बिटवीन द ट्रांजेक्शन डेट एंड स्टेटमेंट डेट प्लस ग्रेस पीरियड टू पे, फिक्स 45 डे फ्रॉम एनी परचेज डेट, डे बिटवीन द स्टेटमेंट डेट एंड द पेमेंट डेट ओनली। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले ऑप्शन वाइज बात करते हैं। ऑप्शन नहीं कर रहा है डे बिटवीन द ड्यू डेट एंड ट्रांजेक्शन डेट, ये गलत है, क्योंकि ये सेंस ही नहीं कर रहा है। क्योंकि ड्यू डेट जो है ना हमेशा तभी आता है जब स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो हम कैसे काउंट करेंगे इंटरेस्ट फ्री डे को बैकवर्ड फ्रॉम ड्यू डेट, है ना। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है इसका। अब ड्यू डेट से बैक थोड़ी काउंट कीजिएगा। अच्छा, बी को बात कर लें, डे बिटवीन द ट्रांजेक्शन डेट एंड स्टेटमेंट डेट प्लस द ग्रेस पीरियड। हाँ, इसी प्रकार से बैंक कैलकुलेट करते हैं। मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आज आपने कुछ खरीदा, यू बाई टुडे। तो टुडे क्या हो गया, टुडे ट्रांजेक्शन डेट हो गया। टुडे क्या हो गया दोस्तों, ट्रांजेक्शन डेट हो गया ना। स्टेटमेंट कब आएगा, स्टेटमेंट जिस दिन आएगा उसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट डेट। ठीक है, और बैंक जो है ग्रेस पीरियड ऐड करती है, जो कि 20 से लेकर 25 दिन का होता है। ठीक है, ताकि आप इसको पे करें। तो जो टोटल पीरियड है ना, वही हमारा मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री डे है। तो आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन की, वो जब आपका स्टेटमेंट आया, वो इसके बीच का डिफरेंस प्लस ग्रेस पीरियड देती है। जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रांजेक्शन की, एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए 1 सितंबर को आपने ट्रांजेक्शन की, आपका जो स्टेटमेंट आया वो 25 सितंबर को आया, 26 सितंबर को आया, प्लस बैंक आपको ना एक्स्ट्रा 15 दिन, 20 दिन, कई 25 दिन भी देती है। तो ये टोटल हमारा इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है। सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टीवी 1 सितंबर को खरीदा, स्टेटमेंट 25 सितंबर को आया, ड्यू डेट 20 अक्टूबर का है। समझे, तो यहाँ पे 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। समझे बात को। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड। अब देखिए एक सवाल इन्होंने पूछा है कि एक पर्सन को 15 लाख रुपया 15 साल बाद चाहिए। यदि इंटरेस्ट रेट जो है 13.5% है पर एनम, एनुअली कंपाउंडेड, तो आज वो आदमी कितना इन्वेस्ट करे। अच्छा, इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही है। एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं, ये वाला सवाल थोड़ा देखिए। इसमें देखिए टोटल रेवेन्यू दे रखा है 50 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 20 लाख का, ऑपरेटिंग खर्चा है 15 लाख का, इंटरेस्ट जो इसने पे किया है 2 लाख का, टैक्स जो है 3 लाख का। तो आपसे पूछा है नेट प्रॉफिट मार्जिन बता दो। चलिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन जानते हैं कैसे निकलता है, मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या कीजिए कि रेवेन्यू कितना हुआ, उसमें से COGS माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। समझे, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना का मिल रहा है, 30 लाख का नहीं मिल रहा है जी। माइनस कीजिए ना, 50 माइनस 30। अच्छा, आपने कर दिया। अब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना का मिलेगा जी, 15 लाख का मिलेगा ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, उसमें से आप इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो माइनस कर दीजिए, और टैक्स जो आपने पे किया वो माइनस कर दीजिए। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 नहीं हो जाएगा। तो 10 हमारा मिलेगा क्या, नेट प्रॉफिट। समझे, अब मार्जिन इन्होंने पूछा है तो कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा है ना, तो नेट प्रॉफिट को नमीटर में डाल दीजिए। कितना है नमीटर है हमारा 10 लाख का। ठीक है, और रेवेन्यू कितना का है, 50 का है। 10/50 गुने 100 यानी कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। यही जवाब है। समझे बात को। तो नेट प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा फंडा है कि पहले आप टोटल रेवेन्यू से शुरू कीजिए। समझे,
उसमें से जितने भी खर्चे हैं सब के सब माइनस कर दीजिए, चाहे वो COGS हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो, इंटरेस्ट हो, टैक्स हो, आप सीधा नेट पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों और भी बहुत सारे सवाल हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं बाकी सवाल को भी एक्सप्लेन करूं तो चैट बॉक्स में बस यस लिख दीजिए, मुझे लगेगा कि हाँ आपको सभी चीज़ें क्लियरली हो रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं। और दोस्तों और भी हमारे यदि प्रीवियस ईयर सेशन का वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, उन प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। और आपको यदि किसी प्रकार के कोर्स की रिक्वायरमेंट है JIB के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो एक नंबर आप सेव कर लीजिए 8292857381। आप मुझे व्हाट्सएप करके इस पर डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।